ऑक्सीजन के लिए पैनिक क्रिएट किया मीडिया ने। जो मीडिया प्रधानमंत्री की छवि बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कमर कस ली है और अब जो है ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकलेगी या प्रधानमंत्री के पिछवाड़े से निकलेगी? ऑक्सीजन तो मशीन से निकलेगी। आप ये कहना कि प्रधानमंत्री जी मैदान में आ गए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, ये जनता को बेवकूफ बनाने का मीडिया का एक षड्यंत्र है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ अहम खबरें होती हैं उसके पीछे उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त पूरा देश ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार में है और सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन के हियरिंग को टलाने की बात थी। दूसरी हाई कोर्ट से केसेस अपने यहाँ लेने की बात थी, लेकिन उसमें कहीं कुछ अभी ऐसा लगता है कि अभी रिकंसिडर कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करे। और इसके अलावा एक बड़ी खबर जो ताजी है वो ये कि चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का जब बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने उसको कुछ टेलीविजन चैनलों को लाइव करा दिया। उस पर नाराजगी जाहिर की है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें कुछ और ज्यादा जानने की जरूरत है। इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये आखिर ऑक्सीजन की कमी की कहानी क्या है, जो त्राही त्राही अस्पतालों के बाहर लोग एक एक सिलेंडर में तीन तीन लोग को कनेक्शन दिया हुआ है और अजीब मौत का बाजार गर्म है। ऐसा लगता है कि ना शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, लाइन लगी हुई है। ये आखिर ऐसी त्रासदी, ऐसी इमरजेंसी, ऐसा आपातकाल वाली स्थिति क्यों आई? क्या कुछ देख रहे हैं आप इसमें? एक बात बिल्कुल साफ है कि देश में पिछले एक साल में यानी तकरीबन 400 दिनों में हमने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की। कोरोना अपनी तरह से कार्रवाई कर रहा है और भारत सरकार जो है अपने दूसरे जुमलेबाजी में लगी हुई है। और उसका नतीजा यह है कि हम देखते हैं कि आज के समय में जो मूलभूत आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जो किसी भी मरीज को इमरजेंसी में देना जरूरी होता है, तो आप देखेंगे उसका अभाव जो है जानबूझकर भारत सरकार ने और नीति आयोग ने पैदा किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में 7,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसे मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, उसका जो उत्पादन है पूरे साल में होता है और हर दिन होता है। और हिंदुस्तान की जो जरूरत है ऑक्सीजन की, वो अगर मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें जो अस्पतालों के लिए चाहिए होती है या दवा उद्योग के लिए चाहिए होती है, जो सिलेंडर में पैक करने के लिए चाहिए होती है, वो इसके आदि चाहिए होती है। अब ये सवाल आता है कि पिछले एक साल में भारत सरकार ने, आप देखिए, अप्रैल 2020 में एक ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ नीति आयोग बनाया था, जिससे कहा था कि देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत थी और 200 करोड़ में आप जो है ऑक्सीजन के उत्पादन को 20% बढ़ा सकते थे। लेकिन सरकार की काहिली देखिए कि 73,800 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आ गए और तब से लेकर जो है आप देखिए सरकार जो है इतनी काहिल है कि उसने जो है ऑक्सीजन जैसी बेसिक नीड की चीज भी बनाने की अनुमति राज्यों को नहीं दी। आज के समय में हिंदुस्तान में कोरोना लगने के बाद जो है ऑक्सीजन किस राज्य को कितना मिले ये तय करने का अधिकार जो है किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को नहीं है। ये सिर्फ जो है नीति आयोग तय करेगा और पीएमओ तय करेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो तय करेगी। मतलब कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मुद्दे को अपने हाथों में ले लिया है और जो राज्य सरकार है उनके हाथ पांव को जकड़ कर रख दिया है। अब ये सवाल आता है कि अचानक देश में जो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? तो मैं इसके पीछे कहूंगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आप देखिए मोदी सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं। एक कंपनी है वेदांता, जिसके मालिक अनिल अग्रवाल है और उनकी एक स्टेरलाइट फैक्ट्री है जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी एक जिला है उसके अंदर है। उसमें जो है वहां पर कॉपर का उत्पादन होता था। वहां पे लोगों को बड़ा तकलीफ हुई, कैंसर हुआ, वहां पर कई बार विस्फोट हुए, तो लोगों ने उसका विरोध किया
और मई 2018 में वो जो वहाँ की जो स्टरलाइट की फैक्ट्री वो बंद हो गई। अब उस स्टरलाइट की फैक्ट्री में एक काम था कि वहाँ हर साल 1050 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता था। मोदी सरकार ने उससे मिलकर देश में यह अभाव पैदा किया है। 16 अप्रैल को, अब से यानी आप देखिए 10 दिन पहले हमारा नीति आयोग कहता है कि हाँ जी ऑक्सीजन की कमी है। अनिल अग्रवाल की कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करती है कि हाँ जी हम जो है हमें अनुमति दी जाए, हम ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहते हैं। उसके बाद जो है 20 तारीख को पता चलता है कि कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन के टैंकर नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में लोग छटपटा रहे हैं। और उसके बाद जो है जैसे ही अनिल अग्रवाल की कंपनी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालती है, अचानक धड़ाधड़ खबरें आने लगती है कि ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बंबई में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर मारे मारे घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन ना होने से पहले अभी कल गंगाराम हॉस्पिटल में 25 लोगों की मौत हो गई। और गंगाराम जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के गांव कस्बे में क्या हाल होगा। अब ऐसी हालत में केंद्र सरकार ने जो है तुरंत एक एप्लीकेशन जो है वेदांता ग्रुप जो है, वेदांता ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में डाली। अनिल बोबडे जी ने उनकी सुनवाई शुरू की। और मजे की बात क्या है कि वेदांता ग्रुप का जो वकील है वो हरीश साल्वे है। हरीश साल्वे जो है वेदांता ग्रुप स्टरलाइट कंपनी और अनिल अग्रवाल का वकील है 2005 से। और वो जो है इस केस की पैरवी कर रहा था कंपनी की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने क्या किया, उन्हें एमिकस क्यूरी बना दिया। यानी जो आदमी एक पक्षधर है, एक पार्टी का वकील है, उसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है यू आर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब यह है एक तरह से सोची समझी साजिश के तहत जो है हिंदुस्तान का जो अटॉर्नी जनरल है, हिंदुस्तान का जो मुख्य न्यायाधीश है, हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, वो सब मिलके एक षड्यंत्र के तहत जो है देश में पैनिक क्रिएट करती है। लोगों को बताती है ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऑक्सीजन की गंगोत्री, वो कहते हैं स्टरलाइट का कारखाना है जो थुथुकड़ी में बंद है, उसको खोलने की अनुमति दे दी जाए। तो एक षड्यंत्र जो है एक कारखाने को खुलवाने के लिए, आप देखिए हजारों लोगों की जो जान है उसके साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। और पिछले 5 दिनों में आप देखें कि जो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उसके लिए नीति आयोग जिम्मेदार है, उसके लिए स्टरलाइट जिम्मेदार है, उसके लिए देश के जो प्रधान न्यायाधीश थे बोबड़े वो जिम्मेदार है, इसके लिए जो है हरीश साल्वे जिम्मेदार है, और इसके लिए भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है वो जिम्मेदार है। ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, एक-एक दिन में 3-3 मीटिंगें कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं इतनी मौतों के लिए। तो और क्या कुछ है आपके पास ये कहने के लिए कि वाकई वो जिम्मेदार हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया उनको पेश कर रहा है, उनकी मीटिंग में बता रहा है, उसमें क्या कोई मसला हल नहीं होता नजर आ रहा है? ऑक्सीजन के लिए पैनिक क्रिएट किसने किया? ऑक्सीजन के लिए पैनिक क्रिएट किया मीडिया ने। जो मीडिया प्रधानमंत्री की छवि बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कमर कस ली है और अब जो है ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकलेगी या प्रधानमंत्री के पिछवाड़े से निकलेगी? ऑक्सीजन तो मशीन से निकलेगी। आप ये कहना कि प्रधानमंत्री जी मैदान में आ गए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, ये जनता को बेवकूफ बनाने का मीडिया का एक षड्यंत्र है। और मीडिया इसमें पूरा हिस्सेदार है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखें और ये देखें कि अनिल अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 2000 करोड़ रुपए का दान दिया है। वो 2000 करोड़ रुपए से बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, वो 2000 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए जो है बीजेपी ने मीडिया के लोगों को दिया है। और इसलिए सारे लोग जो है इस साजिश में शामिल हैं। और आम आदमी जो मर रहा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, स्टरलाइट कंपनी जिम्मेदार है, और नीति आयोग जिम्मेदार है, और मीडिया जिम्मेदार है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल आखिरी दिन, जिस दिन उनका कल आखिरी दिन था अपने ऑफिस में चीफ जस्टिस के तौर पर, उसके बावजूद वो कुछ केसेस सुन रहे थे। क्या वो कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट था? क्या कुछ था? चूंकि उसमें आमतौर पर आखिरी दिन विदाई का दिन होता है, उसमें कोई उस तरह के कोई बड़े फैसले आमतौर पर नहीं लिए जाते, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन भी कुछ उनसे काम लिया? क्या कुछ है? ये देखिए कि एक परंपरा चल रही है, जो भी किसी भी कोर्ट का जज होता है, पर्टिकुलरली आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो जज जो है अपने जीवन में बहुत सारे मुकदमों को इकट्ठा करके रखते हैं। और जब वो रिटायर होने वाले होते हैं उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले
धड़ाधड़ जो है उनके 8-10 मुकदमे आ जाते हैं, उनके फैसले आ जाते हैं और तब वो रिटायर हो जाते हैं। तो खूब अखबार में छपता है कि उन्होंने आखिरी दिन ये फैसला दिया। ये आखिरी दिन फैसला देने की जो परंपरा है, ये एक तरह से शो बिजनेस है। जैसे कि हीरो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, ऐसे ही जो न्यायाधीश होते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में और रिटायर होने वाले हैं तो कई फैसलों को अपने पास छिपा कर रख लेते हैं और फिर जो है आखिरी 2-3 दिनों में खूब उनके बारे में छपता है कि आज ये फैसला दिया, आज ये फैसला दिया। तो ये एक गलत परंपरा है। किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को एडवेंचरिज्म में नहीं जाना चाहिए। उसका काम है शांति से न्याय करे। ये नहीं करना है कि उसे हीरो की तरह जो है पब्लिसिटी देखनी है, पब्लिसिटी में जाना है। अभी जो है बोबड़े जी रिटायर हुए तो उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, जिसका काम है कि लोगों को जो उसके नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा करना, वो उनसे खुद पीड़ित है। वो कहता है वो पार्टी बन जाता है। यानी जो शिकायत नरेंद्र मोदी की है, जो शिकायत बीजेपी के आईटी सेल की है, जो शिकायत आरएसएस की है, जो शिकायत जो है बाकी लोगों की है, वही देश का प्रधान न्यायाधीश ऐसी बात कर रहा है। तो आप देखिए एक थाली में सारे चट्टे बट्टे बैठे हैं और आप समझिए कि सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पूरा का पूरा पतन हो गया है। अभी आपने देखा ही होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है रिटायर हुआ और 2-4 दिन बाद उसे गोवा का उपराज्यपाल बना दिया गया। तो इसका मतलब है कि संवैधानिक संस्थाएं जो है उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कुत्ते की पूंछ होती है। कुत्ता जहां जाएगा पूंछ वहां जाएगी। कुत्ते से पूंछ का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। तो हिंदुस्तान की आज के समय की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जो है कुत्ते की पूंछ हो गई है और वो जो है प्रधानमंत्री के पीछे, केंद्र सरकार के पीछे 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 घूमती रहती है और उनसे अगर आप ये उम्मीद करें कि वो देश की जनता का कोई भला करेंगी तो वो किसी काम में कभी भी कोई भला करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक बात जो सामने आई है वो ये कि प्रधानमंत्री जी तकरीबन हर दिन टेलीविजन पर रहना पसंद करते हैं। रैलियों में जो कुछ होता है वो किस तरह से पेश किया जाता है, और मीडिया तो इस हद तक बता देता है कि सामने भीड़ ना हो, वो भीड़ भी किसी और रैली की दिखा देता है। इतना पसंद है उनको टेलीविजन पर आते रहना। लेकिन ये अचानक कल क्या हुआ जब केजरीवाल ने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने उस मीटिंग को लाइव करा दिया कुछ टेलीविजन चैनलों में, और 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए और कह दिया कि साहब आपको प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। ये क्या कहानी है आखिर? देखिए एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी चाहे कितने ही भाषण वीर हो, वो टेलीविजन पर लाइव आने से डरते हैं। उनका जो भी लाइव देखते हैं वो जो है टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है, उसे वो पढ़ रहे होते हैं। मोदी जी कभी जो है सीधे जवाब सवाब नहीं करते। अब ये अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि प्रधानमंत्री से जो बातचीत हो रही थी उसे लाइव कर दिया। लाइव करने का नुकसान ये हुआ कि मोदी जी जो है सकपका गए, क्योंकि मोदी जी पे उन्होंने पूरा आरोप लगा दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का जो वितरण है वो ठीक नहीं हो रहा, उसका बंटवारा ठीक नहीं हो रहा, उसके लाने ले जाने में जो परेशानी है। इसका मतलब उन्होंने सिद्ध कर दिया अरविंद केजरीवाल ने एक ही स्ट्रोक में कि नरेंद्र मोदी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो है हमेशा जब चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं, आप देखेंगे गवर्नर से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो उसकी सेलेक्टिव जो है, चुनी हुई, एडिटेड की हुई एक जो है बाइट जो है वो अखबारों को और टेलीविजनों को दी जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि जो बाइट देने का जो बाद में मोदी जी को बूस्टअप करने का था, जो भाषण देते कि हाँ जी सबको बराबर मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग संतुष्ट हैं, तो उनसे वो मौका छिन गया। मोदी जी कभी भी लाइव टीवी पे नहीं आएंगे, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ने जाना चाहते कि उनके बारे में अचानक पता चले कि ऐसा हुआ है। उनकी आप बहुत सारी ऐसी वीडियो टेप जरूर क्लिपिंग देखते हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे, जिसमें बड़े विचित्र ढंग से वो कभी गिर पड़ते हैं, कभी वो होते हैं। लेकिन मोदी जी इंटेंशनली चाहते हैं कि उनकी छवि जो है एक ऐसे आदमी की हो जो हीरो है, और हीरो की तरह हीरो कभी जो है गलत काम नहीं करता। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो उनको ऐसा कर दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। जिस आदमी ने जीवन में कभी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा, जो बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री के रूप में एक मुख्यमंत्री को कहता है दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ऐसी बचकाना और छिछोरा हरकत करता है, वो अगर आदमी कहे कि मुझे प्रोटोकॉल की जरूरत है तो वो झूठ बोलता है। आप देखेंगे कोई भी विदेशी राज्याध्यक्ष आता है, मोदी उसको गले में ऐसे जकड़ लेते हैं कि बेचारे को हाथ छुड़ाना और अपने को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। क्या ये कभी प्रोटोकॉल आपने देखा है? तो जो आदमी ने प्रोटोकॉल बचपन से ही तोड़ा है, वो आदमी कहे जी प्रोटोकॉल की मुझे चिंता है, तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई नचनिया कहे कि मेरे ऊपर उंगली क्यों करी और सिक्का क्यों छाला। भाई तेरा तो जीवन ही इसलिए हुआ है। तो मोदी जी जो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, मुझे उस पर बड़ी हंसी आई और मुझे साफ लगा कि मोदी जी को ऑफ गार्ड पकड़ ले, आप अचानक पकड़ ले तो वो जो है हक्के बक्के रह जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि हर वो चीज जो है करते हैं, जो भी करते हैं वो प्रायोजित होता है, पहले से निर्धारित होता है, और इसलिए वो उनकी छवि बनाने की एक, मैं कहूंगा आर्टिफिशियल जो उनकी कोशिश होती है वो होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही अहम बातें कही। एक तो खास तौर पर जो लोग ये ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, उसके लिए आपने प्रधानमंत्री जी को, नीति आयोग को और किसी हद तक मीडिया को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि ये प्रोटोकॉल तोड़ने की बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो हमेशा खुद प्रोटोकॉल तोड़ते रहे हैं। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने ममता बनर्जी को किस तरह से एड्रेस किया, वो बहुत ही अजीब, शायद बचकाना कहा जाए, या इसमें भी पॉलिटिक्स वो कुछ देख रहे थे कि शायद लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का एक तरीका था। क्या था वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इस सब पर इलेक्शन, ये मैं कहूंगा ये तरीका नहीं है, ये इनकी सोची समझी साजिश है। अपने विरोधी को वैचारिक स्तर पर आप चुनौती नहीं देते। ममता बनर्जी से वैचारिक कोई बहस नहीं की, डेवलपमेंट को लेकर कोई बहस नहीं की। वहां पर लोगों को रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, स्कूल जाने की सुविधा मिल रही है, उसकी बात नहीं की, सड़कों की बात नहीं की। वो सिर्फ छिछोरी बात करेंगे कि ममता बनर्जी के फलानी जगह पर एक छेद है। अब ये ऐसी बात है जिससे आदमी का दिमाग भी खराब हो जाता है और वो सारे विमर्श जो है वो दूसरी जगह चला जाता है। तो इस तरह की टुच्ची हरकतें अगर कोई प्रधानमंत्री करता है तो आप समझ लीजिए वो देश की नीति के बारे में, देश के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता। वो सिर्फ शोधों की तरह आएगा, चुहलबाजी करेगा, परेशानी करेगा और सारे लोगों का मजमा खराब कर देगा। और देश के अज्ञान के जो गर्त में देश जा रहा है उसमें घुसेड़ने का उसका हमेशा ये काम रहा है और यही वो कर रहे हैं और बंगाल में भी यही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपकी अपनी जो अपना इतिहास रहा है, वो आपने पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, कानूनी कार्रवाई की, खास तौर पर नरसिम्हा राव जी को, और अब इस वक्त प्रधानमंत्री जी को भी जो कुछ आपने कहा, वो बहरहाल आप वकील भी हैं और संविधान के जानकार भी हैं। आपने अपने तरीके से चीजें रखी हैं, बहुत ही बेबाक तरीके से। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि रविंद्र कुमार जी बहुत ही खुल करके और अपनी बात को बेबाक अंदाज में कहते हैं, और आप में से बहुत लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि रविंद्र कुमार जी से जरूर आप बात कराएं, मुलाकात कराएं। तो हम हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर कोशिश करते हैं रविंद्र कुमार जी से बात करने की। और आपने देखा कि किस मजबूती से वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कुत्ते की दुम की हद तक उन्होंने मिसाल दी है। ये बेबाक अंदाज आप ही का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।